नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रघुराज सिंह आपका इंग्लिश फैकल्टी स्वागत करता हूं रैंकीफाई एकेडमी में। ये हमारे सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है क्योंकि हम किस पर चल रहे हैं, एनडीए सिलेक्शन सीरीज, और उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स। और ये दूसरा लेक्चर है, तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है तो मैं उससे क्या है रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उसे चीजें अच्छे से समझनी है, सारी चीजें क्या है वन बाई वन समझना है, कोई भी उसको डाउट ना आए, तो आप आई सेक्शन में जो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आ रहा है उस पर जा सकते हैं, या सिंपली हमारे यूट्यूब पे विजिट करेंगे। वहां पे क्या है इंग्लिश का जो है पूरा कोर्स दिया गया है, उस पर विजिट करके आप पहले फर्स्ट लेक्चर जो है वो चेक करेंगे और उसके बाद जो है आप सेकेंड लेक्चर के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, रैंकीफाई एकेडमी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि आपका इंग्लिश जो है कंप्लीट आपको मिलने वाला है, तो उसी का सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी सेंटेंस इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है ये, हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि रघुराज सिंह और दूसरा रैंकीफाई एकेडमी, कि रैंकीफाई एकेडमी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए। अब कि टॉपिक जो होता है ना वही बता देता है कि मैं एक्चुअली क्या हूं। पहली चीज क्या है सब्जेक्ट, दूसरी चीज क्या है वर्ब, और तीसरा वर्ड लिखा है एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमने सीख लिया था, बोले सर बहुत अच्छी बात आपने फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया। वर्ब मैंने बता दिया था कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, वो भी कैसी फाइनाइट। अब इस टॉपिक में हमको यही सीखना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन सी वर्ब यूज की जाए जिससे उनका क्या है एग्रीमेंट जो है तालमेल है, गठबंधन है, वो सही हो जाए। ऐसा ना हो कि दो विपरीत लोग मिल जाएं और क्या हो जाए धूम धड़ाका, यानी कि गलतियां हो जाएं। तो गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे हमें बचना है। तो आइए हम क्या है आगे बढ़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है। At the time of making any sentence, we need to check. हमें क्या चेक करना होता है, that the verb should be used according to the number of subject. कि भाई इसका मीनिंग क्या है सर, कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है समझ लेते कि हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, या तो फिर वो सब्जेक्ट अकेला होगा, यानी कि या तो फिर वो राम होगा, अक्षय होगा, सीता होगी, गीता होगी, रहीम होगा, कोई भी हो सकता है, अकेला होगा, यानी कि वो सब्जेक्ट किसी वन पर्सन, क्या वन पर्सन, थिंग, प्लेस को क्या कर रहा हूं डिनोट कर रहा हूं। एक पर्सन हो तो वो कैसा सब्जेक्ट होगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो जो हमारा टॉपिक कहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। यानी कि यदि कोई जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सन को डिनोट कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ब होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंपल कंसेप्ट, कुछ भी ज्यादा तिकड़म में नहीं पढ़ना। दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि मोर देन क्या हो जाए वन पर्सन, क्या हो जाए मोर देन वन पर्सन, थिंक और प्लेस। इट मींस जो सब्जेक्ट का नंबर था वो वन से होके क्या हो गया, टू हो गया। और जहां पे एक था वो हमने नाउन में बेसिक पढ़ रखा है, एकेडमिक में हमें पढ़ा दिया गया है कि एक क्या होता है सिंगुलर, दो होते ही वो प्लूरल हो जाता है। तो वही चीज तो लिखा है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो क्या हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो गया एग्रीमेंट हो गया, और चीजें क्या हो गई क्लियर हो गई। कोई डाउट आपको नहीं होगा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेसिकली दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके लिए। पहला क्या है, ही डैश
गोइंग देयर। दूसरा क्या है, दे डैश गोइंग देयर। ऑप्शंस दोनों के लिए क्या है, ए क्या है इज, वी क्या है आर, सी क्या है हैव, और डी क्या है हैड। क्लियर। अब पहले सेंटेंस के पास में गया, मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है, ही है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा है वो बेसिकली सब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद वर्ब आता है, मैंने सिंटैक्स में आपको समझा दिया कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब कैसा, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मैंने ये लिखा ही था, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने क्या कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ही मैंने बोला वो है बोलते ही कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में आ रहा हो कि एक से अधिक पर्सन है, किसी के भी दिमाग में आ ही नहीं सकता है। ही का मतलब ही वह का मतलब कोई एक पर्सन है, और यदि एक पर्सन है तो वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसमें हम चले जाएंगे भाई सिंगुलर वर्ब कौन सा है, कि भाई हैव तो है, आर तो है नहीं, हैव तो है नहीं, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, V2 है। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इट मींस ये भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या हो गया, यहां पे हमारा इज आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, सेंटेंस क्या हो गया भाई, एग्रीमेंट राइट हो गया, सेंटेंस सही हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, चीजें वही है। अब मैंने क्या बोला, दे लिखा हुआ है, तो दे का मतलब क्या होता है बताइए आप। मैंने बोला दे, आपको मिनिमम कुछ लोग तो दिख ही रहे होंगे, एक से तो अधिक ही होंगे, एक से अधिक है। आपके दिमाग में आ गया कि सर ये तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो बिना कुछ सोचे समझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद सर ने कराया है, बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम फिर से ऑप्शन पे चले गए कि इस तो सिंगुलर था, हैव आ नहीं सकता है, हैड आ नहीं सकता है, बचा क्या आर। तो क्या हो गया, यहां पे हमने जैसे ही आर लिखा ये सेंटेंस क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया किसका, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो प्लूरल नंबर ऑफ वर्ब। तो यही चीज हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद है। बड़ी छोटी सी बात थी, बड़ी कंसेप्चुअल बात थी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे और बढ़ जाते हैं। यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। एक जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होता है बच्चों, नाउन होता है, या तो फिर नाउन सब्जेक्ट बनेगा। सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, बॉय हो सकता है, बॉयज हो सकता है। बोले बहुत बढ़िया। दूसरा क्या हो सकता है कि सर प्रोनाउन हो सकता है, यानी कि नाउन की जगह पे हो सकता है, बॉय है तो ही होगा, बॉयज है तो दे होगा, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है, या तो क्या है वो नाउन के इक्वल है, यानी कि नाउन का इक्विवेलेंट है। वो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन हमने पढ़ा है, प्रोनाउन हमने पढ़ा है, इसकी जानकारी हमें है, लेकिन सर ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है, ये शब्द क्या है, कौन कौन से ऐसे नाउन के समकक्ष हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं वन बाय वन। ए सबसे पहला क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया द ब्लाइंड। अब ब्लाइंड क्या है, अंधा। अंधे से पहले यदि मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल द, तो वो हो गया द ब्लाइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर अंधा। जब भी ब्लाइंड इससे पहले क्या लग जाए, एडजेक्टिव से पहले क्या लग जाए, आर्टिकल, तो ये पूरे क्लास या कम्युनिटी को डिनोट कर देता है। द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया बच्चों, सारे के सारे अंधे।
द पुअर का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे गरीब। द रिच का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे अमीर। अब जब सारे के सारे की बात की गई है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। गुड, सभी बच्चों का कहना है कि जब सारे के सारे हैं तो ये क्या है सर, ऑलवेज प्लूरल है, ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर बी। बी क्या है, जीरंड है, नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म क्या होता है हमारा, जीरंड होता है। यदि मैं लिख दूं तो क्या, प्लेइंग। क्या है, प्लेइंग। जैसे मैं बोलता हूं प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा क्या है, शौक है। हो सकता है प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी मैं बोल दूं, लेकिन बेसिकली ये क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। यदि सब्जेक्ट बन सकता है तो बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, यदि ये अकेला है तो ये ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर, कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग वॉज माई हॉबी, स्विमिंग इज फन फॉर मी, यानी कि हर जगह आपको सिंगुलर दिखेगा। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इसको हटा के ऊपर बढ़ते, ये लिख लिया होगा आपने, आई होप। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सी। एक वर्ड क्या है, इन्फिनिटिव। ये जो शब्द मैं आपको लिख रहा हूं कि जीरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, ये सारी बातें हम कब करेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे, उसमें एडवांस पोर्शन पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे ये सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन अभी इस टॉपिक में आ रही है तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। 2 + V1 क्या होता है, 2 + V1, इट मीन्स टू सिंग। ये कैसे कार्य करने लगे, एज अ सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, ये नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउन तो नहीं है, कहीं ना कहीं सिंग है, वर्ब है, इन्फिनिटिव है, लेकिन नाउन की तरह क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो क्या, टू सिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, कि भाई गाना गाना मेरा क्या है, फेवरेट पास्ट टाइम है। तो यह भी चीज याद रखना कि ये भी क्या होता है, ऑलवेज 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 सिंगुलर। यही हमारे क्या बनते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट बनते हैं। एक बार आप लोग रिपीट कर दीजिए। नाउन, बच्चे बोले ठीक है। प्रोनाउन, बच्चे बोले बहुत बढ़िया। तीसरा नाउन इक्विवेलेंट, जिसमें क्या था, द प्लस एडजेक्टिव, जीरंड एंड इन्फिनिटिव। कुछ और होते हैं, लाइक फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा और सारी चीजें हम वहां पर देख लेंगे। तो ये बेसिक आप लिख लीजिए। जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे ही चीजें लिखना, कि यदि मैंने बता दिया कि ये चीज सिंगुलर है तो उसको आप लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आएगा, डिट्टो लिखा होगा। क्या है एग्जाम में आएगा आपका, स्विमिंग आर गुड फॉर हेल्थ। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आ जाएगा और आप देखेंगे स्विमिंग आया है, इसके बाद आर आया है, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि वर्ब प्लस आईएनजी यदि आ गया है तो ये जीरंड है, एज अ नाउन काम कर रहा है। सर ने बताया था कि ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आर नहीं आ सकता है, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करके क्या कर दिया, राइट कर, कि ये चीज क्लियर हो गई है सर, कोई डाउट अब इसमें हमें नहीं आने वाला है। और मैं अश्योर करता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि यदि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो तरीका मेरा पढ़ाने का है ना, वैसे आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कैसा भी डाउट कभी भी आएगा ही नहीं।
थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम क्या समझ लें, वर्ब, कि वर्ब मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है हमारी, इज है, वॉज है, हैज है, वर्ब प्लस एस या ईएस है। प्लूरल क्या है, आर है, वर है, हैव है और वी वन है। इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं आता है, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं आता है। लेकिन डाउट कहां पे आता है कि मैंने लिखा प्ले और मैंने लिख दिया प्लेस, कि इन दोनों में से कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, बड़ा डाउट रहता है, सभी बच्चों को रहता है। अब आप लोग समझ लीजिए, ये जो क्या है, ये एक वर्ब है। यदि ये वर्ब है और इसमें मैंने क्या लगा दिया, एस या ईएस, तो ये ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर है। और वर्ब यदि अपने बेस फॉर्म में है तो वो क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। अब मैं आपसे पूछ ले रहा हूं एक क्वेश्चन, ही क्रिकेट, क्लियर। मैंने क्या लिखा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा, बताइए आप लोग। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रखिए, बहुत ज्यादा मैं लैंग्वेज को खींचता नहीं हूं, क्योंकि मेन मुद्दा क्या होता है, बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर तो वो समझ लेगा। इतना इंटेलेक्चुअली ही वो परिपक्व होता है, इतना उसको चीजें आती हैं कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो, तो बड़े सेंटेंस में भी वो इस चीज को पकड़ लेगा। क्लियर, ये तो हमें पता ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों को क्या लगता है कि प्ले सिंगुलर है, लेकिन अब मैंने चूंकि आपको बता दिया है कि वर्ब जो है एस या ईएस के साथ क्या होती है, सिंगुलर, तो आप सभी क्या करेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, ही प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते, कुछ चीजें आप लोगों ने कहा कि ये तो सर आपने वर्ड लिखा दिए, लेकिन वर्ब तो हमें तो और भी पढ़ाई गई, लाइक एम पढ़ाया गया है कि एक वर्ब एम भी है, मैंने भी लिखाया था कि विल भी है, सेल भी है, ये भी तो है। या बात कर दी जाए तो डिड है, क्लियर, हैड है, ये भी तो वर्ब थे। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि डिड हो गया, हैड हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट पे कोई इनका डिपेंडेंट नहीं है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर हो गया। अब एम की बात की जाए तो ओनली किसके लिए आता है, आई के लिए, बहुत अच्छे। विल की बात की जाए, आई और वी को छोड़ के, आई और वी को हिंदी में लिख दे रहा हूं, या एक्सेप्ट लिख दो, एक्सेप्ट। आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या आ जाता है, विल। सेल किसके लिए आता है, जनरली या ओनली किसके लिए लिख दो, आई और वी के लिए क्या बनाया गया है, सेल। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड में, ये बताने के बाद उसका जवाब जो मुझे राइट दे देगा उसे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सेल हो गया। अब एक क्या बचता है, मॉडल्स। मॉडल्स क्या, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, सारे सारे क्या है, मॉडल्स हैं। तो याद रखना मॉडल्स भी क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो कोई भी मॉडल यूज आ सकता है, यानी कि इसके लिए लिख दो ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे भाई वो कैसा भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, यदि मॉडल आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसीलिए मैं वो चीजें यहां पे लिख करके नहीं लाया हूं। तो जरा बता दो क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कोई है ऐसा जादूगर मेरी क्लास में जो जादू दिखा सके? हाँ, अब आप लोग बताओ, एक हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ते हैं डू नॉट, एक पढ़ते हैं हम डज नॉट। क्लियर? अब आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, बताइए। गुड। मेरे क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े इंटेलेक्चुअली क्या है ना, कमांड एकदम उनका क्या है ना, कंसेप्ट बड़े अच्छे से पकड़ के खींच के चलते हैं। सर ने ये बताया ना, बाल में से खाल निकाल देना एकदम से, तो वही चीज आप लोगों ने की है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या था कि सर डू नॉट आया, लेकिन क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नॉट आया है, तो ये सर क्या है, ये वर्ब क्या है, प्लूरल है। और डज क्या है, यदि बात की जाए तो बेस फॉर्म प्लस एस या ईएस, बेसिकली ईएस है, तो ये वर्ब क्या है, बच्चों का कहना है ये सर सिंगुलर है। यही कंसेप्ट था, यानी कि आप लोग यहां पे पारंगत हासिल कर चुके हैं, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते, और यदि कोई भी बच्चा क्या है, दिल्ली एनसीआर से है, और वो पर्टिकुलरली क्या है, 1-on-1 हमारे सामने बैठ के ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, तो स्क्रीन पे क्या है, नंबर्स चल रहे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम क्या है, आपको कॉल करेगी। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वहां पे लिखेंगे www.rankifyacademy.in। फर्स्ट जो पेज आता है उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन होगा उस पर आप जाएंगे, वहां पे क्या एक ऑप्शन है, जब आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, बुक अ फ्री डेमो क्लास, आप उस पर जाएंगे, वहां पे डेमो क्लास का ऑप्शन होगा, अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, और वो मैसेज क्या कर देंगे, हमें सेंड कर देंगे, हमारे पास आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, सारी चीजें कैसे चलती है वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है ना, ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं, या कोई बच्चा क्या ऑनलाइन ही कोर्स परचेज करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट क्या है, हमसे कांटेक्ट करना है। तरीका क्या है, वो डेमो क्लास पे जा सकते हैं, आप हमें मैसेज भेजिए, टीम क्या कॉल कर लेगी, या जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे आप क्या कीजिए, हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आपको कहाँ आना है, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आपको क्या करना है। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, हमें हमारी एक्सपीरियंस जो है फैकल्टी है वो डेडिकेटेड जो है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चलाता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब क्या है, टॉपिक की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो क्लियर हो चुका है। अब बेसिकली इसमें क्या चलेंगे, रूल्स चलेंगे, 1-on-1 जो है उनको देखते जाएंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर? उससे पहले एक बड़ा प्यारी सी बात और समझ लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, कि भाई एग्रीमेंट कितने तरीके से होगा। लिख रखा है मैंने कि या तो क्या होगा, वो फॉर्मल होगा, या तो फिर वो क्या होगा, नोशनल होगा। फॉर्मल जब भी होगा तो वो कैसे चलेगा, बेस्ड ऑन ग्रामर। जो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ग्रामर पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा, सिंगुलर है प्लूरल है, ग्रामर आपको समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो समझ लेते हैं। लाइक मैंने लिखा, दे हैज गॉन टू मार्केट। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखता हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखता हूं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आते भी नहीं है एग्जाम में। जहां पे आएंगे वहां पे मैं लिखूंगा। अब क्या है, बेसिकली हमें क्या है,
दे के बारे में पता है कि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब नहीं होगा। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट बेस्ड ऑन ग्रामर हो गया कि ग्रामर ही हमसे कहते हैं इधर सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, नोशनल एग्रीमेंट, कि क्या है नोशनल। नोशनल से पहले आप एक वर्ड समझ लो जिसका नाम क्या है, नोशन। नोशन का मतलब क्या होता है, विचार, विचार या फिर दूसरे शब्दों में क्या लिख दो, धारणा। अब विचार या धारणा यानी कि सेंटेंस का क्या हम मीनिंग देखें, विचार देखें कि सेंटेंस क्या कन्वे करना चाह रहा था। लाइक एक एग्जांपल लिख रहा हूं, द ज्वेलरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। क्लियर। दूसरा सेंटेंस, द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर व्यूज। दो सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, तो ज्यूरी क्या हुआ है ना, उन्होंने क्या है ना, सारी ज्यूरी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं, जजेस होते हैं। उन जजेस ने मिलके एज अ कलेक्शन अपना क्या दे दिया, एक क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया। यानी कि ज्यूरी को इस केस में आप क्या मानेंगे, एक सिंगल यूनिट मानेंगे। यदि सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मांगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट मांगेंगे सर हैज आएगा, हैव कभी भी नहीं आ सकता है। बोले सर बहुत अच्छी बात है। यानी कि क्या था, हमें ज्यूरी से समझ में नहीं है, कलेक्टिव नाउन स्वयं ने नहीं बताया कि मैं सिंगुलर हूं या प्लूरल हूं, लेकिन उसका क्या था, नोशनल एग्रीमेंट था, यानी बेस्ड ऑन मीनिंग था। बेस्ड ऑन मीनिंग था, इट मींस हमने सेंटेंस का क्या समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिसाइड किया कि ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते, द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर व्यूज। अब क्या हुआ, ज्यूरी में वही क्या थे, 5 से 6 जजेस थे। अब सारे जजेस में क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो यानी कि एक से अधिक रिपोर्ट दी होंगी, सबके मत क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। डिफरेंस हो गए यानी कि इसका अलग काम हो गया, इस जज का अलग काम हो गया, उसका अलग, यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, अलग अलग हो गया। अलग अलग यदि कोई शब्द बोल रहा है तो वो तो सर प्लूरल हो गया, कि वो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, जब कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, अपना डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया, सर हैज नहीं होगा, हैव ही होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होता है। कोई डाउट यहां तक? तो आप समझ गए, एग्रीमेंट दो तरीके से ही देखने को मिलेगा, या तो फिर वो फॉर्मल होगा जहां पे मैं डायरेक्ट आपको दिखेगा कि मैनी के साथ स्टूडेंट्स आता है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो भाई प्लूरल वर्ब लेगा, तो वो क्या है, ग्रामर है, हमने पढ़ रखा है। ये आपको बेसिकली किसमें दिखता है, ये आपको दिखता है कलेक्टिव नाउन के ही साथ नोशनल एग्रीमेंट ज्यादातर आता है। कुछ और जो केसेस बनते हैं डिटरमिनर्स के बनते हैं, वो सारे केसेस में आपको इस टॉपिक में ऐसे मान के चलिए कम से कम 60 to 70 कंसेप्ट होंगे इसमें इन बिटवीन, उसमें जाकर ये सारा टॉपिक क्या होगा, कवर होगा। और आप लोग कहेंगे इतने सारे नियम कैसे बन गए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी समझना है, तो ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये 5 to 6 टॉपिक्स को कवर कर लेता है। नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन कवर हो गया, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन कवर हो गया, वर्ब आता है क्योंकि सब्जेक्ट साथ वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आता है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, क्लियर हो गया। आर्टिकल क्या है, नाउन के साथ चलेगा, क्लियर हो गया। आप समझिए इतने सारे टॉपिक्स को लेके चल रहा है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, तभी इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहला टॉपिक यही कराता हूं भाई, चाहे आप कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, सबसे पहले टॉपिक यही कराता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई एग्जाम होता है नियर बाई, तो इस टॉपिक से आपको भाई क्वेश्चन दिखने को मिलते ही मिलते हैं।
तो ये क्या हो गया, हमारा बेसिक क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, और थोड़ा क्या है, आप अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, अपने साथियों का भला कीजिए, हमारे चैनल क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो क्या हो, मिस ना हो आपका। अब आप समझ लीजिए ये क्या है, हमारा रूल नंबर 1, या ऐसे समझ लीजिए कंसेप्ट नंबर क्या है, 1। क्या लिखा हुआ है कि 2 सब्जेक्ट्स विद एंड, सॉरी, सबसे पहला कंसेप्ट यही आता है। पहला तो क्या है, मैंने ही लिख दिया, आपको समझ में आ गया, दे लिख दिया, आपको समझ में आ गया, सी लिख दिया, आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर है। लेकिन क्या हुआ, मैंने लिख दिया ही एंड आई हैज, हैव, finished our work। अब बताइए क्या होगा। तो आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि जब भी दो सब्जेक्ट ईदर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। बहुत अच्छी बात, किससे कनेक्ट होंगे, एंड के साथ। तो वो ऑलवेज कैसी वर्ब लेते हैं, लिख लो प्लूरल, क्योंकि एंड के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। चाहे वो राम और श्याम हो, 2 लोग हो गए, सीता और गीता हो, 2 लोग हो गए, यानी कि एंड बताता ही है कि मैं एक से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ऑलवेज क्या आएगा, प्लूरल। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसके लिए है सही है या है। सभी बच्चों का आंसर आ गया कि सर जब एंड से कनेक्ट है तो ये प्लूरल हो गया, क्या होगा, हैव होगा। सेंटेंस लिखा है मैंने, क्या राम एंड मोहन, या ही और सी, जबकि ही क्या है स्वयं में सिंगुलर, सी क्या है स्वयं में सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर किसके साथ जुड़ गए, एंड के साथ, तो वो क्या बन गए, प्लूरल। सबसे बेसिक रूल आपका यही होता है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और इससे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाता है। लाइक क्या लिखा हुआ है, पहले देख लो। कोई क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि क्या हो सकता है, हु होगा, विच होगा, दैट होगा, ये कोई वर्ड आया होगा। उसके जस्ट बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको हटा दो 1 मिनट के लिए। उसके जस्ट बाद आपको क्या दिखेगा, एक वर्ब दिखेगा। क्या दिखेगा, वर्ब। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लाइक आई who is not happy will not go there। अब क्या हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और डी क्या हो गया आपका, नो। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, he is one of those players who does not play well today। क्लियर।
अब वही चीज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी क्या हो गया आपका? नो। डज नॉट ना करके क्या कर लीजिए, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज नॉट प्लेड, जिन्होंने आज अच्छा नहीं खेला। सॉल्व कीजिए, बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, उसी के साथ हम क्या बढ़ेंगे आगे। क्या लिखा था कि कोई भी क्या आ जाए, सब नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लिखा गया होगा, जिसको ये रिलेट कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब आएगा। अब आप लोग बताइए, क्या आई के अकॉर्डिंग इज राइट है? बच्चों कहना है सर आई के साथ तो एम आता है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? एम होना चाहिए। आई हु एम नॉट हैप्पी, आई विल नॉट गो देयर। वहां पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या नहीं हूं? हैप्पी नहीं। दूसरा सेंटेंस, ही इज, ही के साथ इज आया है, वन ऑफ दोज प्लेयर्स। अब हमें क्या दिख गया? हु, यानी कि क्या दिख गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दिखते ही हमने क्या किया? इससे पहले हम गए, कौन था? प्लेयर्स था, यानी कि प्लूरल था। प्लूरल था तो हमने वर्ब क्या देखा? सिंगुलर। यहां पे क्या हो गया कि सर दिक्कत हो गई कि ये तो प्लूरल था, ये तो सिंगुलर हो गया, तो इसे क्या कर देंगे हम? इसी को एरर मान के हम इसे क्या कर देंगे? हैव कर देंगे। कोई डाउट? अब इसी सेंटेंस में ये तो फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूं, जहां पे वन था इससे पहले मैंने क्या लिख दिया? द ओनली वन ऑफ दोज प्लेयर्स। उसके बाद हु, फिर क्या है? हैज या है। और पूरा सेंटेंस क्लियर, जैसा था एडजेक्टिव लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो याद रखना कि जो पहला सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा था, ये उन्हीं प्लेयर्स में से एक है, यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छा नहीं खेला, उनमें से वो क्या है? एक है। इट मींस ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्लियर? बहुत अच्छे, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। लेकिन जो दूसरा जो सेंटेंस मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, वो क्या कहता है? ही इज द ओनली वन ऑफ दोज प्लेयर्स। बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनमें से वो अकेला था जो आज अच्छा नहीं खेला। पहला सेंटेंस क्या था? बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे नहीं खेले थे, उनमें से ये क्या है? एक है। दूसरा सेंटेंस मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनमें से ये इकलौता ही है जो अच्छा नहीं खेला है आज। इट मींस पहला सेंटेंस में तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब था, दूसरे में क्या होगा बच्चों? याद रखना सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं। क्लियर हो गया? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं आप? ये हमारा क्या आ गया? रूल नंबर, क्या बोल देते हैं इसे? 3। रिलेटेड टू किस पे है? एंड पे। कि जब भी दो सेंटेंस किससे कनेक्ट हो? एंड से। जब भी दो सेंटेंस या दो सब्जेक्ट, सेंटेंस ना कह के क्या, सब्जेक्ट, किससे कनेक्ट हो? एंड से। और उनसे पहले क्या आ गया हो? ईच या एवरी। लाइक ईच boy and each student is
आर कमिंग टू मीट मी। क्लियर? पार्ट ए। या क्या लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, आर। ये हो गया पार्ट बी, और ये क्या हो गया पार्ट सी, और डी क्या हो गया आपका नो एरर। बताइए, कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है कि दीज विल ऑलवेज बी सिंगुलर इवन कनेक्टेड विद एंड। पहला रूल क्या था, एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो गए तो वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन उनसे पहले क्या आ जाए, ईच या एवरी आ जाए तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो याद रखना आप लोग, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये, कि कभी भी ये आर ना होके क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्लियर? क्योंकि ईच और एवरी क्या बताते हैं, एक एक करके बताते हैं कि ईच बॉय मतलब पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1 बाय 1। एवरी क्या बताता है, एवरी बॉय मतलब सारे, लेकिन क्या है, एक यूनिट। एक यूनिट हो गई, इट मींस वो एक हो गया। ईच बॉय मतलब पहले एक एक करके लड़का आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक एक करके स्टूडेंट आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे आ जाएं। जब सारे एक काम करें तब वो प्लूरल है, जब एक एक करके ही काम हो रहा है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा आगे अब हम इस पे और बढ़ रहे हैं। सॉल्व कीजिए, बताइए क्या एरर होगा। चलिए, क्या है, each boy and each girl play with his family। भाई सभी क्या है, अपने फैमिली के साथ खेलते हैं, बेसिक बात है। बोले ठीक है, लेकिन यदि मैं यहां पे क्या देखूं, प्ले लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सभी बच्चों का आंसर आया कि ये तो सर प्लूरल हो गया, लेकिन अभी आपने बताया था ईच या एवरी के साथ क्या हो जाए, दो नाउन कनेक्ट हो जाए, और किससे, एंड से, तो वो क्या होते हैं सर, सिंगुलर होते हैं। वो क्या होते हैं, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो सर ये तो प्लूरल हो गया, तो यानी कि एरर पार्ट बी में था, प्लेस होना चाहिए था, और यहां पे क्या होना चाहिए था। हर ये एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन टॉपिक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा? अब क्या लिखा है समझ लीजिए, ईदर, नीदर, वन, ईच, एवरी, एवरीवन या एवरी। क्या है ये? सबसे पहली चीज इनके बारे में समझ लो, आपको ये कहीं भी दिख जाए, इनमें से कुछ भी दिख जाए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर। सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब। पहली चीज। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इस एवरी को छोड़ देना फिलहाल के लिए, या तो फिर ये क्या होगा, ये सारे के सारे एज अ एडजेक्टिव काम करेंगे या एज अ प्रोनाउन काम करेंगे। जब भी एडजेक्टिव बनेंगे, एक से समझ रहे हैं, लाइक ईदर से, तो क्या होगा, ईदर प्लस नाउन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन सभी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कभी भी प्लूरल नहीं होगा और अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। क्लियर? बहुत अच्छे। अब सिंगुलर हो गया, ईदर हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो लिख लीजिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोनाउन का केस हो सकता है दूसरा। उसमें क्या होगा,
यही शब्द होंगे ईदर, फिर क्या आएगा ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है आप इसको समझ लीजिए, ये जो कंसेप्ट है ये गोल्डन रूल कहलाता है इंग्लिश का। जो ये दूसरा वाला लिखा है ना, ये गोल्डन रूल है। इसमें क्या है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, ऑफ द के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और लेकिन ये इसका सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, जो जस्ट ऑफ से पहले शब्द लिखा होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया होगा। अब मैंने पहले ही बता दिया कि भैया जो ये सब लिखे ये सिंगुलर है, तो अब आप बताइए कि इस जो फॉर्मेशन का वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। डाउट क्लियर सभी का जवाब एक ही है कि सर वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि इनमें से कोई एक, जो ये नाउन लिखा है इनमें से, ये जब भी फॉर्मेशन होता है तो इस नाउन में से वन, इस नाउन में से ईच, इस नाउन में से कोई भी नहीं, यानी कि मेन सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो वर्ब कैसा हो गया, सिंग। क्लियर। यहां पे आप याद रखना कि एवरी जो है एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता है, और ये भी नहीं है, ये चीजें हम प्रोनाउन में समझेंगे। अभी बेसिक आप समझते चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो लिख लिया होगा, ये एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ईदर ऑफ द फार्मर्स, either of the farmers have grown tea this year। अब वही चीज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और डी क्या हो गया हमारा, नो एरर। बताइए क्या हो। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे जो ईदर, नीदर, वन, ईच, एवरी वन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो कौन कौन सी चीजें चेक करनी। पहला कि ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुत सही। इसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है, इसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है वो इसके सब्जेक्ट जो ऑफ द से पहले उससे एग्री कर रहा है या नहीं। बच्चों का कहना है कि ईदर के अकॉर्डिंग तो है, रॉन्ग हो गया, यानी पार्ट बी में क्या था, एरर था, यहां पे क्या होना चाहिए था, क्लियर। कोई डाउट, आई होप कोई भी डाउट होगा ही नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को डाउट आने ही नहीं दूंगा। ये रूल हो गया, सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्या लिखा है, ईच ऑफ द सोल्जर्स हु सिलेक्टेड फॉर द मिशन गिवन स्पेशल ट्रेनिंग। अब ये क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो गया, जो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया है। अब मिक्सर हो गया है तो समझ लेते हैं थोड़ा, ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, हु, यानी कि क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले क्या आया, हु। जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब आता है जनरल केसेस में, द ओनली वाले को छोड़ के। ठीक है। अब सर का बच्चों का कहना है हु के बाद सोल्जर आया जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये वर्ब यहां पे आएगी, वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। आपने ऑप्शंस देखे, वॉज को हटा दिया, यानी कि सी, बी और डी तो हमारे हट गए, क्योंकि क्या आएगा, वर आएगा। अब हमारा ऑप्शन या तो फिर ए होगा या सी होगा, इनके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। थोड़ा आगे बढ़े, सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। अब यहां पे क्या चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए, वर्ब। अब
पहली वर्ब का सब्जेक्ट तो सोल्जर था, तो दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, ये ईच ही होगा। यानी कि यदि मैं इस सेंटेंस को तोड़ दूं तो ईच वॉज गिवन स्पेशल ट्रेनिंग, ईच वॉज गिवन स्पेशल ट्रेनिंग, जो स्टूडेंट क्या हुए थे, सिलेक्ट हुए। तो भाई वॉज होना चाहिए, पहले वर नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, गुड। ऐसे ही सॉल्व करते जाइए। बताइए क्या होगा इसमें, एरर्स बताइए, कितने एरर्स हो सकते हैं। थोड़ा मैं टफ करके चलता हूं चीजों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी करके नहीं। हो सकता है ना, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, चीजें बदल दे, तो आप टफेस्ट टू टफेस्ट, हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट के लिए रेडी रहिए। क्या है, सेंटेंस को पढ़ा हमने, नीदर ऑफ द टू प्रपोजल्स, यानी कि नीदर आया, ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, सही है। दैट आया, इट मीन्स क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट पहले प्लूरल था, तो एक एरर तो ये हो गया कि यहां पे वॉज ना होके वर होगा। डिस्कस इन द मीटिंग हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ये बताइए मुझे। सभी बच्चों को कहना है रिलेटिव प्रोनाउन से सब्जेक्ट ऐड हुआ था, वो ऐड किया गया था सेंटेंस को, तो इट मीन इस वर्ब का सब्जेक्ट नीदर है। जब नीदर है तो नीदर सिंगुलर होता है, यानी कि यहां पे क्या हैज होना चाहिए था, तो एरर कितने हो गए, 2। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है इसका, बी। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए। वही, ईच ऑफ द क्लॉजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है, क्लॉजेस प्लूरल आ गया, इन द कॉन्ट्रैक्ट along with the exceptions that, क्या आ गया, that, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। एक्सेप्शंस कैसा हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दैट के बाद क्या होना चाहिए था, अप्लाई। यहां पे तो क्या हो गया भाई, बदल दिया चीजें। फिर हमें दोबारा से क्या मिला, वर्ब आर। अब इसका सब्जेक्ट क्या किया, देम का भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भाई घुमा के फिरा के क्या है, ये ईच ही है। इसलिए मैं ये एग्जांपल्स लाया हूं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या करके ऐड, एरर कहां पे ले आए, इतनी दूर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मैं कंफ्यूजन आने ही नहीं दूंगा। तो दूसरा एरर क्या होगा, यहां पे होगा, यहां पे क्या होना चाहिए था, एस। तो इसमें भी क्या है, ऑप्शन बी। क्लियर, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। क्या लिखा है कि ईदर और, नीदर नॉर, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और, जब भी इनके साथ दो सब्जेक्ट क्या किया जाए, ऐड किया जाए। यानी कि कैसे लिखा जाए, दीज वर्ड, यानी कि ईदर ही और यू। क्लियर, ईदर ही और यू make this mistake। ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी डू। बताइए क्या होगा, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है वो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, या तो फिर वह
या तुम, यानी कि या तो फिर वो है या तुम, दो लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसने ऐसा काम किया, जिसने ये मिस्टेक की है। क्लियर? अब यहां पे भाई क्लियर ही नहीं कि इसने काम किया है या इसने काम किया है, ये तो समस्या वाली बात हो गई कि अब हमें ही नहीं पता है कि दोनों में से कौन इस वर्ब का डूअर है। तो क्या कहा गया, क्या किया गया कि एक काम कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास में हो, वर्ब के क्या हो, नियर बाई हो, उसी को मेन सब्जेक्ट मान लो। अब यू क्या होता है, आप सबको पता है कि प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। तो यू के अकॉर्डिंग इज नहीं आ सकता है, हैज नहीं आ सकता है, डू आ सकता था लेकिन मेड है, डू के बाद V1 चाहिए होता है। टाइम एंड टेंस में बताऊंगा ये चीजें। इट मीन्स ऑप्शन क्या था हमारा? हैव राइट था, यानी कि सी। सारी चीजें क्लियर? बहुत अच्छे से लिख लेना, सारे वर्ड्स ये लिख लेना। अब एक आपके सामने क्या लिख रहा हूं, प्यारा सा एग्जाम्पल। मैंने लिखा ही और सी और रमेश इज आर हैप्पी। क्लियर? दूसरा सेंटेंस मैं क्या लिख रहा हूं, ही और सी और स्टूडेंट्स इज आर हैप्पी। स्पेशल रूल है, स्टार मार्क करके लिख लेना। क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किससे ऐड किए गए हों, और के साथ, उनमें सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हों, बताइए आप लोग क्या है ये? सिंगुलर हो। सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्लियर? लेकिन यदि कोई भी एक सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, प्लूरल काउंटेबल हो जाए, तो फिर वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल। लिख लो इसको, नोट डाउन कर लेना, ये बहुत अच्छा रूल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं आगे की तरफ। बताइए क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? राइट। नीदर द लीड काउंसल नॉर द जूनियर एसोसिएट ब्लैंक प्रिपेयर्ड फॉर द सडन एडजॉर्नमेंट। अब रूल जैसे ही हमें नीदर और क्या दिख गया? नॉर। क्या दिखा? नीदर दिख गया, नॉर दिख गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, वर्ब के पास में कौन है? एसोसिएट्स, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब भी यहां पे कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो ऑप्शन के पास जाते ही सिंगुलर को तो हम हटा देंगे, हटा दिए सिंगुलर, फिर एक ही बचा भाई, ऑप्शन बी। यहां पे क्या लिख दो? क्लियर? ऐसे सॉल्व करना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। और आगे बढ़ते हैं। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? नीदर द डाटा और द एनालिसिस प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर आर सफिशिएंट टू सपोर्ट द क्लेम। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग घूमेगा, लेकिन रूल वही, नीदर नॉर। पहला सब्जेक्ट द डेटा कैसा है? प्लूरल। दूसरा क्या है? एनालिसिस। नाउन टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ाऊंगा,
तो याद रखना SIS वाला सिंगुलर होता है और SES वाला क्या होता है, प्लूरल होता है। तो एनालिसिस क्या हो गया, सिंगुलर, प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर। तो भाई ये नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, इस सफिशिएंट, यानी एरर किसमें था, पार्ट सी के साथ जाएंगे। कोई डाउट, आई होप क्लियर हो। थोड़ा सा आगे और बढ़ते, सॉल्व कीजिए, क्या होगा, बनाइए। क्या है, ईदर द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑफ द से पहले मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी है, और द एग्जाम्पल साइटेड बाय द ऑथर्स, ये भी क्या है, एक फ्रेज हो गया, लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये इज राइट है, आप लोग बताइए। बच्चों का कहना है एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। बहुत अच्छे, बढ़ते चलते हैं आगे, बताइए क्या होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो देखने को मिलेगा। यदि इस रूल से क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा यदि टफ किया गया तो लैंग्वेज बढ़ा दी जाएगी, छोटा क्वेश्चन हुआ लेकिन आएगा यही। क्या, वही चीज, नॉट ओनली दिख गया, क्या दिख गया, व्हाट ऑल्सो। पहली चीज कि भाई प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, यहां पे क्या है, इट्स एप्लीकेशन है, यानी कि जो एक्ट थी इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस नहीं, यानी कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। इन रिसेंट केसेस, बच्चा क्या देखता है, केसेस के अकॉर्डिंग हैव है, लेकिन यहां पे हैव ना होके मेन सब्जेक्ट क्या था, इसके एप्लीकेशन था, तो क्या होना चाहिए था, हैज। ये एरर आता है एग्जाम, ये एग्जाम लाइक है क्वेश्चन। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, लाइक कुछ शब्द दिए गए, उनसे पहले क्या आएगा, S1, यानी कि क्या है ये, सब्जेक्ट नंबर 1, क्या है, S1, उसके साथ क्या हो सकता है, एज वेल हो सकता है, एंड नॉट हो सकता है, लाइक हो सकता है, अनलाइक हो सकता है, विद हो सकता है, टुगेदर विद हो सकता है, अलॉन्ग विद हो सकता है, इन एडिशन टू हो सकता है, इंक्लूडिंग हो सकता है, एक्सक्लूडिंग हो सकता है, हेडेड बाय हो सकता है, गाइडेड बाय हो सकता है, बिसाइड हो सकता है, नो लेस देन हो सकता है, लेड बाय हो सकता है, गवर्न बाय हो सकता है। इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, बोले गुड। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब जो आएगा वो ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 के। ऐसा क्यों है, डाउट आएगा कि ऐसा क्यों। ये एक सेंटेंस लिखा है, इसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करके लिख दे रहा हूं। दे आर ओके, पहले इस एंड नोट का मतलब समझ लो। एंड नोट का मतलब क्या है यहां पर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन। एक्सेप्ट क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है। अब प्रपोजिशन के बाद क्या आता है ये बता दो आप लोग बस। प्रपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इट मींस यहां पे क्या होना चाहिए, तो पहली चीज है, ठीक है। जब ये प्रपोजिशन है तो ये क्या होना चाहिए था, दे के अकॉर्डिंग, सही है। एग्जाम में क्या आएगा, बदल के आ जाएगा। रमेश लिखा होगा, लाइक दे एंड नॉट रमेश is leaving for
अमेरिका। क्लियर? वही चीज कि क्या आया, एंड नोट, यानी कि सब्जेक्ट 1 इसे ट्रीट करेंगे और सब्जेक्ट 2 इसे ट्रीट करेंगे। सब्जेक्ट मान के चलो, एग्जाम में ऐसे ही आता है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो सारे वर्ड दिए गए ये एज अ प्रपोजिशन यूज होते हैं कहीं ना कहीं, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, आर, ना कि इज। क्लियर? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई लाइक यू इज नॉट अ गुड फार्म। क्लियर? अब क्या है, आई के बाद क्या आया, लाइक, उसके बाद यू, यू के बाद इज। यार थोड़ा सा और टफ करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर आर कर दिया। अब बच्चा जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखता है तो वो क्या करता है, आई लाइक यू, यू के अकॉर्डिंग आर आया है, नॉट अ गुड फार्मर, तो इसको क्या लगा देता है, नो एरर। इसमें भाई कोई एरर दिख ही नहीं रहा है, यू के अकॉर्डिंग आर आ गया। लेकिन जैसे ही उसे ये वाला रूल याद आता है, कंसेप्ट याद आता है कि भैया ये लाइक वर्ब नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। यदि प्रेपोजिशन है तो ये यू सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये आर का भाई सब्जेक्ट नहीं होगा, आर का ये सब्जेक्ट नहीं होगा। फिर आर का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब का। तो वर्ब का सब्जेक्ट भैया कौन है, भागते हुए हम गए इसके पास, यानी कि एम था, तो इस आर को हमें क्या करना पड़ेगा, आई लाइक यू एम नॉट अ गुड फार्मर। इसी सेंटेंस को यदि मैं दूसरे तरीके से लिखूं, इसका एलेबोरेटेड फॉर्म, तो वो क्या है, आई एम नॉट अ गुड फार्मर लाइक। ये हमने पढ़ रखा है, ये चीज हमने पहले पढ़ रखी, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात जहां आती है ना, वहां पे थोड़ी सी चीज घुमा दी जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी कंफ्यूजन को हम क्या कर देते हैं, दूर। लिखने का तरीका क्या था, ये था, इसको यहां ले आई, तो एग्जाम में दोनों एरर आ सकते हैं। पहला वाला क्या था जो मैंने लिखा था कि एंड नॉट के बाद क्या लिख सकता है, सब्जेक्टिव केस, वो आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, हिम। दूसरा क्या हो सकता है कि भैया इसी के अकॉर्डिंग क्या लिख दे, वर्ब ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग, जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्लियर रहेगा, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़ते, सॉल्व कीजिए, PYQs हैं। क्या लिखा है, द प्रिंसिपल along with the teachers are attending the meeting scheduled for tomorrow। भाई ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जो टुमारो के लिए क्या की गई है, शेड्यूल की गई, ये लोग आने वाले हैं, इसका सेंस ये है। अब वही चीज मैंने क्या पढ़ा, द प्रिंसिपल along with the टीचर्स। अब टीचर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो यार बच्चों को क्या लगेगा, राइट लगेगा, लेकिन मैंने ये पढ़ा दिया कि along with आ जाए 1 और 2 मान के चलो, क्योंकि नाउन ही आते हैं ज्यादातर, और नाउन को सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। बॉय को बॉयज लिख दो, वो प्लूरल, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इट मींस जो वर्ब एग्री होनी चाहिए प्रिंसिपल के साथ, वो सिंगुलर था, तो क्या होना चाहिए था, एस। ओके, ट्राई कीजिए। क्या लिखा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ along with the precedents cited by the lawyers are likely to influence
द आउटकम ऑफ द केस इन सिग्निफिकेंट वे। जब भी ऐसा दिखे जिसमें आपको क्या दिख जाए, ये वर्ड दिख जाए, आपको एक बार रुक के सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूर देखना है, क्योंकि यदि ये सेंटेंस आया है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही रूल है उसमें। वही चीज क्या था, इंटर ऑफ द से पहले जो होता है, यानी कि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन है, जो कि स्वयं में क्या है, सिंगुलर। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कुछ भी मत देखो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आर हो सकता है, नहीं होगा, क्या कर दीजिए इसे इस कर दीजिए, राइट हो जाएगा सेंटेंस। ट्राई कीजिए। द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू रेगुलेशंस अलोंग विद देयर implications for small businesses are expected to be discussed in detail during the upcoming session। सारी बातें की जा रही हैं, कोई सेशन होने वाला है, उसमें जो रेगुलेशन नया आ रहा है उसका इम्पैक्ट बताया जाएगा और इम्प्लीकेशन कैसे करना है स्मॉल बिजनेस के लिए, उसके बारे में सारी जानकारी बताई गई। लेकिन वही चीज, क्योंकि अलोंग विद से ही सबसे ज्यादा आते हैं, तो वही, क्योंकि हमें भी पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे वहां से ही मिलते हैं। Along with इट मीन्स सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट उसमें भी रेगुलेशंस ना होके ऑफ द से पहले आए, यानी कि सिंगुलर है इम्पैक्ट। जब इम्पैक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें कहां पे मिली, यहां पे आर, तो इस आर को क्या कर दीजिए इस। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट चूज कीजिए कौन सा जो है सेंटेंस राइट होगा। पहला सेंटेंस, द मैनेजर अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स, यानी कि मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या है आर, ये तो रॉन्ग हो गया। द मैनेजर अलोंग विद हिज असिस्टेंट इज, ये क्या है सही है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है अपने आप में राइट। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ये रूल हमने पढ़ रखा है, नीदर नॉर यानी कि एक ये दो ये, अकॉर्डिंग टू इसके चलेगा, आर आया रेडी टू फॉर द टेस्ट, यानी कि ये भी सही है, यानी कि बी और सी दोनों सही हो गए। फिर द मैनेजर अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स हैव, अब भाई मैनेजर के अकॉर्डिंग हैव हो नहीं सकता है। अब ये क्या है, ये आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले आते हैं एनडीए में क्वेश्चन, जिसमें टफेस्ट टू टफेस्ट यही बन सकता है कि भाई एक से अधिक सही हो, तो आंसर क्या था सही, ई था। वहां पे क्या होगा, डी पे ही दे दिया गया होगा बी और सी, क्योंकि ई तक ऑप्शन आते नहीं। आज के लिए क्लास क्या है, हम यहीं पे क्या है खत्म कर रहे हैं। आज जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी, ये लेक्चर 2 था इस सीरीज का। बहुत अच्छे से धीमे धीमे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, और टफेस्ट लेवल तक जाएंगे। पहले बेसिक यही चैप्टर होता है जिससे सबसे ज्यादा रूल्स बनते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम है, कंप्लीट बैच चलता है, और हमारे कोचिंग का एक ही मोटो है कि रैंक प्राप्त की जाए। बच्चा कैसे रैंक प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या है, हमारे बैच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। हम पर्सनली हर एक बच्चे को जानते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उससे मिलते हैं। सारी चीज़ें क्या चलती हैं, पर्सनली चलती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बैठा दिए एक ही बैच में, हमें यही खुद नहीं पता कि कौन बच्चे का नाम क्या है, तो उससे हम उनको गाइड कैसे कर पाएँ, इसलिए स्मॉल बैचेस रखते हैं। और डेली बेसिस पे क्या है, मान लीजिए आज क्लास हुई तो उसका हम क्या करा देते हैं भाई, लास्ट में क्या है, एक एमसीक्यू रख लेते हैं कि जो चीज़ें चली उसका एमसीक्यू करा देते हैं। उससे बच्चे के कंसेप्ट क्या होते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है। जैसे मैं तो क्या करता हूं, साथ के साथ मैं एमसीक्यू चलाता रहता हूं। क्लियर? और जिन बच्चों का एग्जाम अभी सितंबर में है, उनके लिए हमारा क्या है, मॉक टेस्ट आ चुका है। और वो भी मॉक टेस्ट कैसा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आपको मिलने वाले कंप्लीट 30 मॉक्स। आपको सिंपली क्या करना है, या तो फिर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया गया है, आपको लिंक दिया गया है पेड मॉक का, आप उस पर विजिट करिए, वहां से आप क्या है बाय कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं काम, सिंपल हमारी वेबसाइट ऑफिशियल www.rankifyacademy.in पे विजिट करेंगे, गूगल पे जाके फर्स्ट ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपके लिए हमने क्या है फ्री और पेड दोनों ही मॉक्स दिए हुए। पहले आप क्या कीजिए, फ्री मॉक्स जो है सॉल्व कीजिए, अपना लेवल बूस्ट कीजिए। उसके बाद यदि आप चाहें, आपको लगता है कि आपको अपने लेवल को ना बिल्कुल हाईएस्ट टफेस्ट लेवल तक ले जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेड मॉक जो है परचेज कर सकते हैं। उस पर जाएंगे, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी यदि आपको परेशानी आती है, दिक्कत होती है मॉक परचेज करने में, तो आप हमें हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।